स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हमारे जिलों की सीरीज में हम पहुंचे पश्चिमी राजस्थान के सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है, लेकिन प्रदेश की हॉट सीट्स में एक सीट वहां पे भी है, वो है सरदारपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक गहलोत की। वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने शंभू सिंह खेतासर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी सीट की बात करें तो हम चलेंगे ओसियां, जहां परशुराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा चुनाव लड़ रही हैं। क्यों हॉट है, ये सब चीजें मैं आपसे करूंगा और पहले आपको मजमून दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम लौटेंगे और आज के हॉट टॉपिक पे भी बात करेंगे। एक बार आप मजमून देखिए जोधपुर का। जोधपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। आइए देखते हैं कि 2018 विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे के बाद यहां कैसी तस्वीर बन रही है। राजस्थान की सियासत में जोधपुर का विशेष स्थान है। यहां से कई प्रख्यात नेता निकले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं। जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जहां पिछली बार 9 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। उस दौरान केवल सरदारपुरा ही एक ऐसी सीट थी जो अशोक गहलोत की लोकप्रियता के कारण बच पाई। गहलोत इसी विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार भी अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लगातार प्रचार करने से ये साफ है कि वे इस बार सभी सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराना चाहते हैं। वहीं जिले की 10 सीटों में से 4 सीटों का गणित बागी बिगाड़ सकते हैं, जिनमें बिलाड़ा, फलौदी, ओसियां और भोपालगढ़ सीट पर मारामारी रहेगी। यानी कि इन सीटों पर बागी उम्मीदवार तख्ता पलटने में सक्षम हैं। ओसियां से इस बार पहली बार महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा भी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने मजमून देखा और मजमून के साथ साथ हम चर्चा करेंगे। और चलिए, मैं लगे हाथ ये भी दिखा देता हूं कि हॉट सीट सरदारपुरा जो अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, वो सामने शंभू सिंह खेतासर हैं जो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना है दोनों प्रत्याशियों का? यूं तो अगर सरदारपुरा की अगर हम बात करें तो वहां 17 कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला माफ करिएगा, भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। जो सीधी टक्कर है अशोक गहलोत कि एक परंपरागत सीट उन्होंने बना दी है, लंबे समय से वहां अपना ये कहें कि पकड़ बनाई हुई है। मोदी लहर में भी वो जीत दर्ज करा चुके हैं। 10 में से एक ही सीट ऐसी थी जिस पे उन्होंने विजय हासिल की थी। चलिए, ये और ओसिया दोनों विधानसभा सीट को आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जहां से दिव्या मदेरणा पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही हैं और मदेरणा परिवार की एक विरासत में आगे बढ़ाने की क्या पहल कर सकते हैं दिव्या, देखना होगा। क्योंकि लीला मदेरणा पिछला चुनाव वहां से हार चुकी थी और अभी दिव्या को पार्टी ने नए चेहरे के रूप में वहां पे उतारा है। क्या होगा विरासत का, ये देखने वाली बात होगी, जिसका 11 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हम सरदारपुरा और ओसियां दोनों के प्रत्याशियों को दिखाएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशीर्वाद था, आपका प्यार था, स्नेह था, विश्वास था। उसके कारण इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, नरसिम्हा जी हो, सोनिया गांधी हो, मुझे इतने चांस बिना कोई कास्ट पेश के, बिना कोई गॉड फादर के, ऐसा बहुत कम होता है। है कि कोई काम ऐसा करूं नहीं, कलम से भी या बोल के भी या विचार प्रकट करके जोधपुर वासियों को मिशन देखना पड़े। वो मैं निभा रहा हूं और अंतिम सांस तक निभाता रहूंगा, ये वादा करता हूं। पूरे जोधपुर में जो विकास का काम किया है वो सबको, 36 कौम को एक समान देखते हुए सबका विकास, सबका साथ, उसको, उस बेहतर को सोचते हुए किया है। और उस विकास के बूते पे हम निश्चित रूप से जोधपुर की तीनों सीटें
भारी बहुमत से जीतेगा। ओरछा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जबरदस्त विकास हुआ है। यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय आई, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय आया, यहाँ पर ITI आई, यहाँ पर आपके 45 विद्यालय जो 10वीं से 12वीं हुए, यहाँ पर कम से कम 17 विद्यालय जो है वो 8वीं से 10वीं हुए, और यहाँ पर साइंस फैकल्टी खुली गई, यहाँ पर जो बोलते ITI खुली। इतने सारे शिक्षा के जगत के अंदर खूब सारा काम हुआ। यहाँ पर एक कृषि मंडी की स्थापना हुई। मैं कहती हूँ, प्रार्थना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा। और इस समर में हम किसान राजनीति की पताका को पुनः सूरज के साथ मिलाप करने के लिए इस जंग ओरछा के क्षेत्र में जो कस्बे हैं मथानिया, त्यूरी, उनका सर्वांगीण विकास की रूपरेखा बनाई जाएगी। फिर क्षेत्र की जो भी ग्राम पंचायत हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनका भी पूरी रूपरेखा बनाकर आगे विकास का एजेंडा आगे तैयार किया जाएगा। बहराराम सियोल जो भी वर्तमान विधायक हैं, दिव्या मदेरणा और महेंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की महेंद्र सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर बात मैं दोनों सीट को लेकर के एक छोटा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आप लोगों को। जोधपुर विधानसभा सीट, जोधपुर की 10 सीट है, जिसमें से सरदारपुरा सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट के मायने ये हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहां से अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक हॉट सीट बनती है। अशोक गहलोत जब नामांकन किया उस दौरान अपना कैंपेन 3-4 दिन के लिए वो किया उन्होंने, और उसके बाद दूसरी जगह का मोर्चा संभाले में है, दूसरी विधानसभाओं में जम के सभाएं कर रहे हैं। एक बार फिर वो वापस जाएंगे और मतदान के बाद वापस लौटेंगे, ये उनका। अशोक गहलोत लगातार उस सीट में उनके परिवार के लोग बने रहे हैं। वो सामने शंभू सिंह खेता सर हैं। अगर इस सीट की बात करें तो यहां पे माली जाति के लोग काफी हैं, राजपूत हैं, रावणा राजपूत हैं, दलित हैं, ब्राह्मण हैं और वैश्य हैं। इस तरह से ये प्रमुख जातियों का एक जो वहां पे सिलसिला जो जाति का होता है वो है। इसी तरह से अगर हम बात करें ओसियां की, तो ओसियां से वहां जाट राजपूत और SC के मतदाता काफी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जाट और राजपूत बताए जाते हैं वहां पे। और फाइट की बात करें तो दिव्या का पहला ये चुनाव विधानसभा का है, लेकिन तेज तर्रार इन्हें कहा जा सकता है कि बाप महिपाल मदेरणा जो है उन्हीं के साथ उन्होंने काफी एक राजनीतिक शुरुआत की। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब 2008 में चुनाव जब जीत करके आए थे महिपाल, तो उनके साथ एक छाया की तरह दिव्या दिखाई देती थी। और यहां तक भी मुझे ध्यान है कि जब दिग्विजय सिंह यहां पे पार्टी के प्रभारी बनकर के आए थे, विधायक दल की बैठक में जब तय किया जा रहा था कि नेता कौन होगा, उस दरमियान भी दिव्या बिल्कुल महिपाल के साथ ही खड़ी हुई थी। उन्हें हालांकि नीचे बैठा दिया गया था क्योंकि विधायकों की बैठक में किसी दूसरे को अलाउ नहीं किया गया था, वो बैठी हुई थी। और तब से ही देख रही हैं, भंवरी देवी केस जो हुआ न केवल राजस्थान में, पूरी देश भर में एक चर्चाओं में रहा। उस केस के बाद जब महिपाल जेल गए तो पूरी तरह से उन्हें संबल देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए दिव्या पूरी तरह से उनके साथ में, उनके बिल्कुल छाया की तरह मंडरा रही थी और पूरी मदद कर रही थी उनकी। और काफी ये कहा जा सकता है कि जो एक किसी पॉलिटिशियन में अगर परिस्थितियों से निपटने की जो बोल्डनेस है वो दिव्या में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और पहला चुनाव है, लीला मदेरणा पिछला चुनाव हार गई थी, वजह जो भी रही होंगी, लेकिन विरासत जिला प्रमुख लीला रह चुकी हैं, तो राजनीति की कोई नई पारी नहीं है। वो बात एक अलग है कि भाग्य ने साथ दिया या तैयारी में कहीं कमी रही। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे यहां से, और आज के हॉट टॉपिक पे भी बात करना चाहूंगा क्योंकि जोधपुर के कई मायने हैं। जोधपुर महत्वपूर्ण भी इस नाते हो गया है कि राहुल गांधी एक सभा कर चुके हैं वहां पे, इसी विधानसभा के प्रत्याशी तय होने के बाद। नरेंद्र मोदी सभा कर चुके हैं। दोनों ने जमकर यहां पे अपने बयानों के जरिए अपने प्रत्याशियों को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है, मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया है, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश की है। तो पहले मैं विधानसभा जो है वहां की उन पे चर्चा करूंगा और फिर आज के हॉट टॉपिक पे आपको लेकर के जाऊंगा कि हॉट टॉपिक क्या है। हालांकि हॉट टॉपिक आप समझ गए होंगे, जब नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पे और जोधपुर में सभा की है तो लिहाजा हॉट टॉपिक इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन और भी जो सियासी बांध बीच में आए हैं उनको लेकर के भी मैं आपके सामने आऊंगा। तो मेरे साथ महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आंचल अवाना जी भाजपा नेत्री हमारे साथ में है, कांग्रेस से अरुण शर्मा हमारे साथ रहेंगे। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा कि प्रदेश की जो हॉट सीट है उनमें से एक सुपर हॉट भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि झालावाड़, टोंक और सरदारपुरा
इन पे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या होगा इन सीटों का। जी। तो अशोक गहलोत के लिए शंभू सिंह खेता सर सामने है और पिछला चुनाव भी उन्होंने ही लड़ा था। किस तरह से देखें इस चुनाव को, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं रहे हैं वहां पे, शुरू में गए थे और एक बार सुना है कि लास्ट में चले जाएंगे वहां पे। देखिए, जहां तक सरदारपुरा की बात है तो इसमें मान के चलिएगा कि हॉट सीट होने के साथ साथ ही जो व्यक्तित्व वहां लड़ रहा है अशोक गहलोत का, सर्वमान्य नेता है, पूरे राजस्थान में उनकी पकड़ है और यहाँ की मतदाता भी ये जानते हैं कि उस व्यक्ति को मतलब क्या कहते हैं, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की एक अभियान, चुनाव अभियान को तो चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह है कि एक तो ये सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी है जिन्हें हराना बड़ा मुश्किल है, चाहे कितना भी हवा बनाई, चाहे जब मोदी लहर में भी वो जीत के आए और अपने अच्छे मतों से जीत के आए जी। तो ये नहीं कह सकते कि इस समय तो जो भी लहर है वो कम भी है और मौजूदा जो भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को का सामना कर रही है। ऐसी सूरत में कहता सर मैं ये नहीं कहूंगा वो मैदान में है, चुनौती दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये कहा जाए तो इसमें अब भी महज से एक छोटा सा सवाल और लूंगा आपसे कि अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं पे हो या फिर लगता है कि पार्टी का दिग्गज नेता उनके यहां पे, क्या उसका कोई इंपैक्ट वहां के मतदाता पे आता है? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जानना चाहेंगे। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं हम जोधपुर की 10 सीट। 2013 के चुनाव में बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट बचा पाए, लेकिन 9 सीट भाजपा ने छरकती ली। चलिए, मैं महेश जी के पास में था। महेश जी, अगर कोई सीएम फेस होता है या कोई दिग्गज नेता होता है, क्या वास्तव में मतदाता के जहन में कहीं कोई इस तरह का इंपैक्ट जाता है उसका कि इससे हमारा विकास हो सकता है, इसको जिताना चाहिए, या फिर कुछ अलग उलझन में वो फंस जाता है मतदाता कि हमें करना क्या है? देखिए, मतदाता का ये मान के चलिए कि अगर सीएम रहा है, सीएम का फेस है, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ रुझान होना स्वाभाविक है। लेकिन साथ साथ ही जो कैंडिडेट सीएम रहा है और उसके सामने एक बड़ी चुनौती भी रहती है कि ऐसा नहीं हो जाए कि कभी उसको हार का सामना भी करना पड़े। तो वो इतनी तो मतलब थोड़ी बहुत चिंता तो रहती है, लेकिन अगर कार्यकर्ता इतने मजबूत हो और अपने मतलब क्या कहते हैं उन्होंने किए हुए जो काम है पूर्व के, तो उसके आधार पे वो मतलब कॉन्फिडेंट रहते हैं। और ये भी मान के चलिए कि जो छवि गहलोत साहब की है आज, चाहे आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है और चुनावी मैदान की बात अलग, लेकिन फिर भी वो मतलब क्या कहते हैं उनका एक कहें कि उनको मारवाड़ का गांधी क्या राजस्थान का गांधी भी माना जाता है। और आज के संदर्भ में मतलब एक ऐसी सशक्त मतलब चुनौती है उनमें, मतलब क्या कहते हैं व्यक्तित्व है और वो मतलब क्या कहते हैं उनके खिलाफ अगर खेदा सर का जो व्यक्तित्व है, उन्हें मतलब चुनौती और कड़ा मुकाबला करना तो होगा ही उनसे। जी, चले अरुण शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी को लेके गए थे सबसे पहले, अगर चुनाव कैंपेन की सभा की बात करें तो पहले दिन में जोधपुर लेके गए थे। पहला दिन जो था उसमें राहुल गांधी ने जोधपुर में सभा की थी। जोधपुर का मतलब राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, अगर ये कहीं पे जाते हैं तो पूरे जिले का कैंपेन होता है। वहां की सभी विधानसभा के प्रत्याशियों को वहां बुलाया जाता है। राहुल गांधी ने सभी के लिए कैंपेन किया, 10 की 10 सीट के लिए किया। लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा सामने निकल करके आता है कि डेवलपमेंट का, कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि जोधपुर को उपेक्षित किया, जैसी अपेक्षा विकास की थी वो नहीं हो पाया। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को? क्योंकि 9 सीट पे बीजेपी के विधायकों की भी जवाबदेही है। योगेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल इसलिए भी आज ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री वहां से गुजरे हैं और मैं ज्यादा नहीं सुन पाया, किसी स्टूडियो से निकल रहा था। हाँ, तो वो मैं हॉट टॉपिक में जरूर लूंगा। मैं आपको बिल्कुल, मोदी आज हमारे हॉट टॉपिक हैं, लेकिन मैं विकास के एजेंडे की बात करना चाह रहा हूं क्योंकि अगर सरदारपुरा में विकास की गंगा नहीं बही या उपेक्षित किया, लेकिन बाकी जो 9 सीट पे भाजपा के विधायक बैठे हुए हैं, अगर विकास नहीं होता तो 5 साल बाद उन्हें भी एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उनकी तो कोई जवाबदेही होगी। वो क्या जवाब देंगे अगर विकास नहीं हुआ तो?
देखिए, विकास का जवाब तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। मेरी जान पहचान के कुछ मित्र हैं जिनका नाम विकास है, विकास जैन है, विकास चंदेल है, विकास गांधी है, वो अपना नाम बदलने की सोच रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं अपना नाम आकाश रख लूंगा, प्रकाश रख लूंगा। पर ये विकास जो पिछले 5 साल से चल रहा है, अब हम किसी से परिचय देते हैं मैं विकास हूं, तो वो हमको शक की निगाह से देखता है कि ये होगा नहीं होगा। क्या बात है, ठिकना तो नहीं रह जाएगा। बहुत बड़ा स्टॉक मारा आज आपने। ये अंबानी अडानी का विकास होगा या वाकई सबका विकास होगा? मतलब विकास के मामले में काफी संशय है। अगर विकास किया होता योगेंद्र जी, तो ये इश्यू आज चुनाव में सिर्फ विकास का हिसाब देना होता था। आज प्रधानमंत्री जी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि राजस्थान में पर्यटन का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोधपुर में पर्यटक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये कमाल की बात है। ये तो जवाब देने का वक्त है कि अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी रह गई है, या शांति और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए, पर्यटन सीधा जुड़ा हुआ है आपकी छवि से। अगर राजस्थान की छवि छोटी मोटी कुछ घटनाओं से ऐसी हो जाए कि यहाँ मॉब लिंचिंग भी संभव है, यहाँ किसी इंसान को पहले कुल्हाड़ी से काट के फिर तेल छिड़क के जिंदा जलाओ और उसका वीडियो बनाओ और प्रचारित करो, ये हम लोग तो फिर भी समझ सकते हैं जो यहाँ रह रहे हैं। बाहर के विदेशी पर्यटक को उसकी समझ से बाहर है। मैं चलिए आऊंगा आपके पास में। आचार्य जी, बड़ी बात कह दी है कि विकास के नाम पर लोगों को अपना नाम विकास रखने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता अरुण शर्मा जी का आरोप है। योगेंद्र जी, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं कि वो कुछ सवाल उठा सके। विकास के लिए तो जनता भी तय करेगी और खुद अरुण जी भी, आपका नाम अरुण जी है? हाँ, अरुण, हाँ। अरुण जी को भी मैं कहना चाहूंगी, मेरे बड़े भाई के नाते बैठे हैं, मुझसे बड़े हैं, अनुभवी भी हो सकते हैं, लेकिन विकास का एजेंडा अगर मैं लेकर आऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार में सिर्फ 5 साल में विकास ही किया है। और आप आज हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि हमने विकास के कार्य क्या किया है। तो मैं अरुण जी आपसे भी सवाल करना चाहूंगी कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आप यहाँ पर कर रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो हम लोग तो विकास 5 साल से किए जा रहे हैं। आप अपने कार्यकाल में जो विकास हुए उन कार्यकाल में आपके मुझे विकास की आप थोड़ा एजेंडा बताइए और मुझे अच्छे से समझाइए, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ आई हूं। हम आंकड़ों में विश्वास रखते हैं, आंकड़ों को साथ लेकर हम चलते हैं। हमने क्या क्या विकास किए हैं, क्या क्या विकास हमने करवाए हैं, जनता देख रही है, जनता समझ रही है और आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। 11 तारीख को जनता इस चीज का फैसला करेगी सब आपके सामने, और 11 तारीख को फैसला आ जाएगा कि कितने विकास हम लोगों ने किए हैं, कितने करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए हम लोगों ने क्या क्या काम निर्माणधार किए हैं और आगे हम लेके आए हैं। जनता ये जानती है, समझती है। विकास का एजेंडा तो आप लेके आइए कि राहुल गांधी जी का खुद का ही विकास आज तक नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं वो? आंचल जी, आपने मुझे बड़ा भाई कहा है, मैं भी आपको बहन मानता हूं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल दोनों जगह अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे विकास के मामले में जवाब देने की बारी इस बार आपकी है। आप लोग भूल जाते हैं, आप अब भी विपक्ष वाले मोड में हैं। आप अरुण जी मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विकास आप ये बताइए, मैं प्रश्न को अपने दोहरा रही हूँ कि आप हम लोगों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हमने विकास कार्य नहीं किए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने विकास कार्य आंकड़ों को, तथ्य को बताते हुए, आप गहलोत सरकार जब 2013 में सरकार रही थी आप लोगों की, गहलोत जी की, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने विकास के कितने कार्य करवाए? देखिए, अभूतपूर्व कार्य हुए हैं विकास के। और हम लोग कभी आपसे माफी चाहूंगी, आपसे इतना भी कहना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और वो पार्टी है जहां विकास के नाम से बूथ के स्तर से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ होता है। माँ बेटे वाली रणनीति चलती है, हम कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी से जुड़े हुए हैं। आंचल जी, मैं बहन जी और भाई साहब दोनों को रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं इन विधानसभा सीट के साथ साथ हॉट टॉपिक भी लूंगा, क्योंकि हॉट टॉपिक जोधपुर से ही जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में कहा है कि हिंदुत्व के मामले में हमें नामदार कहते हैं कि हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है। उनके पास में ज्ञान हो सकता है, लेकिन आज तक ऋषि मुनियों ने कोई दावा नहीं किया कि हिंदुत्व का ज्ञान का उदय कहां से हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता। आसमान की ऊंचाइयां और समुद्र की गहराइयों में हिंदुत्व का ज्ञान छिपा है, जो पूरा किसी के पास नहीं हो सकता।
चलिए मैं आपकी आ रहा हूं आपके पास में। तो चलिए, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं जोधपुर में, वो आपको सुनाना चाहूंगा हॉट टॉपिक के जरिए, और जवाब में अशोक गहलोत क्या निशाना साध रहे हैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा, जरा सुनिए। कांग्रेस वालों को पता नहीं, अब जितना कीचड़ उठा लोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। और ये झूठ फैलाने में तो कांग्रेस एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है, एक ऐसा विद्यालय बन गया है जहां प्रवेश करते ही झूठ की पीएचडी का अध्ययन शुरू हो जाता है। मोदी जी का स्वागत है, जहां भी जोधपुर में आ रहे मेरे एरिया में उनका स्वागत है। बाकी लड़ाई हमारी जो है वो जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, दुश्मनी नहीं है, ये लोग व्यवहार करते हैं दुश्मनी वाला। इनको चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश का प्रधानमंत्री होता है, खाली अपनी बीजेपी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। दुर्भाग्य से मोदी जी और वसुंधरा जी ऐसा व्यवहार करते थे कि बीजेपी नेता हो ये लोग। उसी ढंग से इनके विचार, इनके आचार, इनके संदेश ऐसे होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है। आज चुनाव जो है नॉन इश्यू को इश्यू बना के चलते ही लोग। तो चले, आपने सुना नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के साथ साथ वो भी निशाना साध रहे हैं कि पीएचडी की डिग्रियां और उसकी प्रयोगशाला बन गई है झूठ के मामले में कांग्रेस पार्टी। और साथ में अशोक गहलोत का आपने सुना। अशोक गहलोत क्योंकि सरदारपुरा का हमने जिक्र किया, जोधपुर के 10 विधानसभा सीटों का जिक्र किया, राहुल गांधी की सभा में भी वहां के प्रत्याशी और वहां के कार्यकर्ता, आम जनता मौजूद थी। इसी तरह नरेंद्र मोदी की सभा में भी रही। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम दुश्मनी की भावना से काम नहीं करते हैं, लेकिन ये उसी तरह से करते हैं। प्रधानमंत्री और वसुंधरा जी इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, केवल महज बस एक बीजेपी के नेता हैं, जबकि मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है और प्रधानमंत्री मुल्क का प्रधानमंत्री होता है। उन्हें वो बड़प्पन दिखाना चाहिए। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सरकार बदलती है तो बदले की भावना से काम की जाती है। भाजपा का ये एक लंबी फहरिस्त रही है जो उचित नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये देखा जाने लगा है। तो चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, या ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हॉट टॉपिक को लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिले की विधानसभा सीट के साथ साथ आज के हॉट टॉपिक पे भी। हॉट टॉपिक नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा। तो चले, हम जोधपुर के दौरे पे मैं बात करना चाह रहा था। हॉट टॉपिक है। आपके पास आऊंगा अरुण जी। चलिए, मैं महेश जी के माफी चाहूंगा, मैं महेश जी के पास जानना चाहूंगा। महेश जी, पूरे अगर इसमें देखें पूरे इलेक्शन कैंपेन में वैसे तो एक मुद्दा यही होना चाहिए कि मुद्दे गौण हो रहे हैं। बिल्कुल, सभी लोग दार्शनिक हो रहे हैं। किसी को हिंदुत्व, हिंदू धर्म, बजरंग बली, कभी कोई किसी के ज्ञान की बखान करते हैं, कोई किसी का ज्ञान का बखान करता है। कितना सरोकार रखता है। ये बात सही है कि धार्मिक मुद्दों को भुनाया जा सकता है, लेकिन विकास से बड़े नहीं हो सकते हैं। भावनाएं हैं, लेकिन घर में खाना खाने के लिए रोजगार भी चाहिए, पढ़ाने के लिए स्कूल भी चाहिए। हर धर्म भी यही कहता है कि पहले आप उस योग्य बनिए कि जिससे आपका 2 वक्त का काम, 2 वक्त का जो 2 जून की रोटी का जो व्यवस्था है वो आपकी दुरुस्त किया जा सके। ये धर्म कहीं नहीं कहते हैं कि केवल बस हमारे पाठ करिए और अपने काम धाम को छोड़ करके आप आकर के बैठ जाइए। लेकिन पॉलिटिक्स में मुझे लग रहा है कि बड़ा फर्टाइल ये टाइटल इस वक्त काम आ रहा है कि जिसमें जितना भी आप उसको उछालोगे उतना ही बहुत ज्यादा होगा। दोनों तरफ से जिस तरह की स्थितियां हैं, विकास कम और इस तरह के मुद्दे ज्यादा गिनाए जा रहे हैं। वास्तव में कुछ इस तरह के मुद्दों को पब्लिक कहीं उसमें जगह है
देखिए, जहां तक है कि मुद्दों का सवाल होना ये चाहिए कि चुनाव में जनता की समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए, उनके आगे के मतलब क्या होता है विकास के लिए क्या किए, लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत हो गए और बात पहुंचते पहुंचते अंतिम दौर अब शुरू हो गया है और 1-2 दिन और चलेगा। अब ये देखिए कि मामला फिर हिंदुत्व, जाति, धर्म, इन सब चीजों पर, व्याख्याओं पर हो गया। आज जो प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए वो हिंदू और हिंदुत्व और वो मेरे हिंदू के ज्ञान क्या या हिंदू के धर्म के बारे में राहुल गांधी का क्या, उस मुद्दे पे आ गए। एक चीज और बताइए उन्होंने कहा कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थ पुरस्कार भारत को मिला है उसकी देन के पीछे विष्णु समाज का है। तो कहीं ना कहीं मतलब विष्णु समाज के मतलब क्या होता है एक जो कि जोधपुर साइड का है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। और इस चीज में जब वो विकास की बात करें तो किसानों का मुद्दा भी उन्होंने लिया कि किसानों के बारे में हमने क्या क्या काम किए, किसानों के लिए ये किए कि दावे मतलब दूसरे भी कर रहे हैं और दावे ये हम ये भी कर रहे हैं कि और खासकर इस संदर्भ में भी किया क्योंकि किसान मार्च हुआ है दिल्ली। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि किसानों की बहबूदी के लिए हमने समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया। तो उन्होंने वो भी किया है और प्रहार भी किए हैं। और तीसरा जो है अभी उस चीज का उन्होंने जवाब नहीं दिया जो अशोक गहलोत जी ने उठाया था कि ऐसा क्या कारण था कि राजस्थान के दूसरे नंबर का शहर होने के बावजूद इसे स्मार्ट सिटी क्यों नहीं घोषित किया गया। उस पर कोई वो कुछ नहीं बोल पाया। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अलग होती है। मामला जो मुद्दे बनाए जाना चाहिए थे, रिफाइनरी का जैसे मामला, तो वो भी बिल्कुल साइलेंट मोड उसमें जिक्र नहीं हो पाया। बस महेश जी एक बात जानना चाहूंगा मैं कि रिफाइनरी का मुद्दा स्थानीय स्तर पे कितना उछाला जाता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी भी दिग्गज के जुबान पर रिफाइनरी आई नहीं रही है। कोई नहीं बोल पा रहा है। ये जब भी है विधान, तो यानी कि रिफाइनरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब ये मतलब मुद्दा रहा नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिलान्यास किया था और इन्होंने मतलब सोनिया गांधी जी को बुलाकर तो ये फिक्स हो गया कि चलिए आप भी जिक्र मत करिए, हम भी नहीं करेंगे, ये चीज है। लेकिन होना ये चाहिए कि आखिर आप जहां जनता से जो मुद्दे प्रदेश के विकास के लिए क्या कंसेप्ट है। अब आप ये देखिए इनके चुनाव घोषणा पत्रों को भी ले लें, दोनों पार्टियों के चुनाव वो बेरोजगारी भत्ता है इनको लेकर के हो रहा है कि हमने 5000 किया और आपने तो सिर्फ क्या कहते हैं 3500 किया। आपने किसानों के लिए कर्ज माफी की बात 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे। आप मतलब क्या कहते हैं हमने ऑलरेडी हमने 50,000 कर दिया ऐतिहासिक रूप से। तो ये जो मुद्दे हैं कि हम मतलब ये देना चाहिए कि राजस्थान के पिछड़ेपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके मतलब के पानी और ज्वलन जो समस्या है, पानी है, बिजली है, आधारभूत ढांचे की है और उनका जिक्र होना चाहिए। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या माने इसे कि नेताओं के भाषण से विकास का मुद्दा गौण हो रहा है? मजेदार बात यह है कि ये ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा कहूंगा मैं इसे, कि एक नेता बोलता क्या है उसके जवाब को ढूंढा जाता है कि इन्होंने ये कहा था, अब हमें जवाब ये देना स्टेज से ही। तो ये तो आप लोग ब्रीफिंग के जरिए, वैसे ट्वीट के जरिए कर सकते हैं। क्या मतलब लगता क्या है कि आपको पब्लिक नहीं सुनना चाहती विकास के एजेंडे पे, या इस तरह की बातें सुनना पसंद करती है? क्योंकि नेता देखिए पब्लिक को समझता है, पब्लिक जैसा जानना चाहती है, सुनना चाहती है, नेता हमेशा वैसी भाषा बोलते हैं। तो ये माना जा सकता है कि विकास की बातें सुनना ही पसंद, क्योंकि मोदी साहब हों चाहे राहुल गांधी जी हों, जो जिस क्षेत्र की समस्या है, बड़ी समस्या है, उसका जिक्र कम और दूसरे मुद्दों पर ज्यादा आ रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा सर कि विकास पे इस बार जवाब देना था इन दोनों सरकारों को और उनको बताना चाहिए था। ये जनता के लिए एक जागरण पर्व जैसा होता है चुनाव। उनको बताना चाहिए हमने क्या क्या काम किए हैं विकास के, और एक रिपोर्ट कार्ड सा। खुद प्रधानमंत्री, आपको याद होगा 5 साल पहले ये कह के ही आए थे कि आपने इनको 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दे दो और मैं आपको आके हिसाब दूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है।
प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं 55 महीने हुए हैं, अभी तो 5 महीने बाकी हैं। 5 बचे हैं सर, पर हिसाब देना शुरू तो राजस्थान का हिसाब देना शुरू करें। राजस्थान के मुद्दे पे कुछ बोलें, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये पर्यटन की बात प्रधानमंत्री जी ने आज जनता से पूछी। जोधपुर में पूछा है उन्होंने कि राजस्थान में पर्यटन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, जोधपुर पर्यटक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये किस तरह के सवाल हैं? अभी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि या तो विकास किया है पर्यटन का वसुंधरा सरकार ने, या वो बताएं कि भाई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी रह गई, कुछ लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत रही, मॉब लिंचिंग के मामले पहली बार 2014 के बाद देश ने पहली बार मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का नाम सुना है, जहां भीड़ किसी को मार देती है। ऐसे ही मैंने बताया जैसे कि किसी को जिंदा जला दिया आपने और उसका वीडियो रिलीज कर रहे हो। ये हम लोगों के लिए मामूली बात हो सकती है, पर एक पर्यटक अवाक रह जाता है, उसके यहाँ से गवर्नमेंट एडवाइजरी निकालती है उस तरफ मत जाना, हालत बहुत खराब है। ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री जोधपुर में चुनाव सभा में पूछें कि यहाँ पर्यटक आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, थोड़ी विचित्र बात है। हर बार प्रधानमंत्री आती हैं, उनका स्वागत है, राजस्थान हमेशा उनको स्वागत करने को तत्पर रहता है। लेकिन अब देखिए पिछली बार आए थे तो वो पूछ रहे थे जनता से कि बताओ मैंने कभी एक दिन की भी छुट्टी ली है क्या? इसका चुनाव से क्या संबंध है? देश का प्रधानमंत्री कभी छुट्टी पे नहीं रहता। 365 दिन 24 घंटे वो ड्यूटी पे। रोकते हुए कहना चाहूंगी कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहा होगा, क्योंकि आप देखिए नेता होना अलग बात होता है, एक साधारण कार्यकर्ता होना अलग बात है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, वो बहुत जमीन से धरातल से जुड़े हुए साधारण कार्यकर्ता हैं। 24 घंटे में पहली बार आप एक ऐसा नेता, एक ऐसी छवि आपके सामने उभर कर आई है जो 24 घंटे में से 20 घंटे अपने कार्य को देते हैं और पूरा कार्य अपना ईमानदारी के साथ में करते हैं। विकास के लिए मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री की जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी है आपके। मनमोहन जी के टाइम पे उन्होंने देखो शांत ज्यादा रहे हैं, काम कम किया है, क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया आपकी सरकार ने। सोनिया जी ने उनको बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि माँ बेटे की रणनीति आपके यहाँ ऐसी है कि वो किसी को बोलने का मौका देना ही नहीं चाहते। वो कहते थे आपका एक मुद्दा मैं उठाऊंगी, बीडी कल्ला जी ने जो आपका ये नारा उठाया था भारत माता की जय, तो मैं आपसे सिर्फ एक बार पूछना चाहूंगी, आप भारत के नागरिक है और बहुत गर्व से हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व की भावना है, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं इस बात को बिल्कुल खेद करती हूँ, क्या बीडी कल्ला जी का वो जवाब बिल्कुल सही था? वो जवाब इस बात का दें कि उन्होंने भारत माता की जय बुलवा के आपकी इटली वाली मैडम की जय क्यों बुलवाई? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप मुझे सुनिए, नहीं फेक वीडियो नहीं है। अभी आप देख लीजिए, जोधपुर में 13,600 करोड़ रुपए का अभी हम लोगों ने विकास कार्य की जो प्रगति की है, विकास कार्य को आगे बढ़ाया है। तो आप जो भी विकास का कार्य पूछ रहे थे, उसी विकास के फंडे पे जाते हुए, एजेंडा पे जाते हुए मैं कहूंगी कि 13,600 करोड़ रुपए हम लोगों ने व्यय किया है। अगर सड़कों के विकास पर व्यय किया है तो 1,800 करोड़ रुपए की लागत हमने उसमें लगाई है। तो विकास के मुद्दे पे आप जाओगे तो विकास हमने करा है, हमारे पास में आंकड़े हैं। आप मुझसे पूछिए कि विकास कहाँ नहीं करवाया हमने। आप अपनी सरकार में जाते हैं, हमें तो विकास कार्य गिनवाइए कि आपने विकास कार्य क्या करवाए। खाली हम लोगों को, हाँ हम हिंदू हैं। आज एक बात बताइए, राहुल गांधी जी को ये कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई है कि वो हिंदू है या नहीं है? क्या उनको अब ये कहना पड़ेगा, क्या जनेऊधारी बता रहे अपने आप को, हिंदू बता रहे? और हिंदू बता रहे तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी, किस सोच से उन्होंने अपने आप को हिंदू बताया? जिन्होंने राम को ही काल्पनिक कह दिया, वो किस बात से अपने आप को हिंदू कहते हैं? फिर जिन्होंने राम नाम का मात्र काल्पनिक नाम दे दिया था और आज वो कहते हैं कि मैं जवाब लूंगा मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है। जैसे मैंने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म जिसकी गहराइयां समुद्र जैसी और ऊंचाइयां आसमान जैसी और हिमालय से भी ऊंची हो, तो ऐसे में नामदार यानी कि राहुल गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका ज्ञान मेरे से ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह अधिकार किसने दिया कि वो अपने ज्ञान का इस तरह से, ऋषि मुनियों ने भी दावा नहीं किया है कि वो हिंदुत्व के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं। तो नामदार बताएं कि प्रयोगशाला कहां से, जब भी उन्होंने कहा कि पीएचडी कर रखी है कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलने में। आपका जवाब लूंगा मैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं हॉट टॉपिक। नरेंद्र मोदी जोधपुर यात्रा पर है। जोधपुर ही हमारा मुद्दा है। 10 विधानसभा सीट 2013 की तस्वीर दिखाई, वर्तमान की हमने आपको दिखाई, और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस नाते है कि अशोक गहलोत के गढ़ में पिछली बार सेंध लगाई, 10 में से 9 सीट जीतने में कामयाब रही। उस जो उपलब्धि है उसे बचा पाती है, नहीं बचा पाती है, यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत के सामने यह चुनौती है कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो अपने जिले में कांग्रेस को कितनी कामयाब बना पाते हैं। एक बड़ा मुद्दा होगा ये। आफ्टर इलेक्शन निश्चित रूप से सबकी राजनीतिक पंडितों की आंखें उस पर ही होंगी कि जोधपुर का रिजल्ट रहा क्या, झालावाड़ का रिजल्ट क्या रहा, टोंक का रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि प्रदेश के 3 दिग्गज तीनों जिलों से चुनाव लड़ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि राजधानी, माफ करिएगा, जो शहर है उसका मुख्यालय है, तीनों वहीं से ताल ठोक रहे हैं। अलग अलग जिले हैं, लेकिन सबकी निगाहें होंगी कि आखिर उस जिले में इनके नेतृत्व में हुआ क्या, क्योंकि तीनों ही दिग्गज प्रदेश के दौरे पे हैं, प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं। चले, मैं लौटूंगा अभी वापस। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। आंचल अवाना ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और उधर नरेंद्र मोदी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी पर। वो राहुल गांधी नहीं कहते हैं, नामदार कहते हैं सीधे तरीके से। जी, एक तो सर ये परिभाषाओं का भी बड़ा तमाशा है। नामदार जितनी सी भी हिंदी मैं जानता हूं योगेंद्र जी, उसका मतलब है वो व्यक्ति जिसका नाम हो समाज में, देश में, जिसका नाम पॉपुलर हो। और मैं इतना भी समझता हूं कि नाम उसी का होता है जिसने काम किया होता है। अपने आप नाम नहीं होते। जिस व्यक्ति की 3-3 पीढ़ियां इस देश सेवा में सबके सामने हैं, उनमें से 2 आतंकवाद के चलते शहीद भी हुए हैं, अगर उनका नाम है। ये तो सवाल आ रहा है जी, हिंदुत्व के ज्ञान की जो बातें चल रही हैं जी। राहुल गांधी ने पिछले दिनों ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री चौकीदार को यह भी पता नहीं है कि हिंदुत्व का उदय कहां से हुआ था, उसका ज्ञान भी नहीं रखते हैं और उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब उन्होंने काउंटर दिया है योगेंद्र जी कि नामदार को शायद ज्यादा ज्ञान होगा। और बात यहीं पे नहीं, सुषमा स्वराज हो कि जनेऊधारी पंडित, उन्होंने जिक्र किया, स्मृति ईरानी ने जिक्र किया, जिक्र लगातार। मुद्दा तो यह होना चाहिए कि अपने मैनिफेस्टो में, आपका जन घोषणा पत्र है, उसमें हो सकता था कि यह मुद्दा कि हिंदुत्व पर हमारी व्याख्या, या गौरव संकल्प पत्र बीजेपी का रहा, उसमें होना चाहिए था कि हमारी हिंदुत्व की व्याख्या। फिर पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, अगेन इसमें भी 2 बातें हैं सर। एक बड़ी अजीब बात है, मुझे भी अजीब लगती है। प्रधानमंत्री जी को चौकीदार कहते हैं तो काफी लोगों को बुरा लगता है। मुझे आप योगेंद्र जी ये बताइए, इस देश को किसने कहा था कि भाई और बहनों, मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक रहूंगा, मुझे चौकीदार बना लो बस आप प्रजातंत्र का। उन्होंने खुद चौकीदार नाम स्वीकार किया था। अब उनको कोई चौकीदार सेवादार नहीं जी हैं, वही मैं कह रहा हूं। अब सुनने में बुरा लगता है। तो खैर, बात हिंदुत्व की करते हैं हम। एक ये मेरी समझ से बाहर है कि बीजेपी के पास ये एजेंसी कब से आ गई है कि हिंदुत्व सिर्फ वो ही समझते हैं। एक ये अजीब बात है, 31% मतदाताओं ने आपको वोट दिया, अच्छा आपकी सीट मिली, आपकी सरकार है, लेकिन इसको ये ट्रांसलेट कर लेना कि हिंदुत्व का सारा ज्ञान, गर्व सब उन्हीं को है, ये सरासर 46%। मैं भी पिछली बार 31% सर, टोटल एग्रीगेट 31% वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को मतदान के। और खैर 46 से फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये लोकसभा में ये जो हिंदुत्व का है, हम भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं और हमें गर्व भी है, लेकिन हम अपना हिंदुत्व घर पे रखते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं। एक मिनट, उसको हम राजनीति के मैदान में धर्म को प्रदर्शन की चीज नहीं मानते। ये बिल्कुल व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। अब हिंदुत्व को बार बार उसको कह के विभक्त करने का ये जो राजनीति है, 3 डिकेड हो गए योगेंद्र जी इस राम मंदिर को बनते हुए।
हर बार इलेक्शन पास आते ही आपके पास पूरे 5 साल थे, पूरा बहुमत था, राष्ट्रपति आपका है, आप एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं, सीने का नाप भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, बड़ी मजबूत सरकार है वहां भी। आप किससे पूछ रहे हो कि मंदिर क्यों नहीं बना? अभी मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि कांग्रेस के लोग भव्य राम मंदिर बनने में अड़चनें डाल रहे हैं। हम तो विपक्ष में 44 सीट के साथ बैठी हुई पार्टी है, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? पर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसी कोई नीयत नहीं है। जब बनेगा बन जाएगा। संविधान हमारे लिए तो सबसे ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो जो फैसला देगा सबको मान्य है, और हम खुद जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने। आस्था हमारी भी है राम जी, चलिए होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में आस्था और भावनाओं का तड़का हर राजनीतिक दल लगा रहा है, जिसका जैसे स्वभाव, जैसे जो उसको सहूलियत होती है उसी तरह से। एक बार महेश जी के पास जाना चाहूंगा, समय कम है। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, कुछ इस तरह के मुद्दे दोनों तरफ से उछाले जाते हैं। क्या वास्तव में पता नहीं, पॉलिटिकल हिसाब से तो विकास भटका नहीं भटका, लेकिन पॉलिटिशियन विकास के मुद्दे से भटक रहे हैं? बिल्कुल इसमें बात है, ये विकास के मुद्दों से गौण हो गए हैं और सख्त हिंदुत्व और नरम हिंदुत्व, इस दोनों के रूप में ये अंतिम चरण में पहुंच गया कि कौन कितना ज्यादा हिंदू है और हिंदुत्व की पैरवी करता है। इस मुद्दे पे आ गए। इसमें मंदिर है, आप ये देखिए कि जो अगर आज मोदी साहब के जो भाषण के बारे में बात है, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी हवाला दिया। सोमनाथ मंदिर के दौरान मतलब सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। उसमें मतलब राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति का भी जिक्र किया और साथ ही उनको रोकने के लिए वहीं मतलब क्या कहते हैं पहले प्रधानमंत्री पे भी उन्होंने आरोप लगाया। तो ये जो चीज है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, वही सवाल मतलब क्या कहते हैं खड़े करना और इस पे ही केंद्रित होकर के प्रतिपक्ष का भी, दलों का भी उसी स्तर पे उतर करके हिंदुत्व के मुद्दे पे बातें करना और हिंदू धर्म की व्याख्या करना, हिंदू धर्म के बारे में बताना, एक दूसरे के ज्ञान की परीक्षा लेना, एक दूसरे पे कटाक्ष करना, यहां तक सीमित हो गया है। और ये और उसके अलावा हिंदू धर्म और धर्म, जाति और व्यवस्था और गोत्र वगैरह की जो है जिम्मेदारी के मुद्दे बन जाना, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि एक ये लोकतंत्र में जो एक जो बुनियाद होती है विकास की, हर व्यक्ति की जो बुनियादी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान के मतलब उसको ध्यान में रखते हुए का, लेकिन उस मुद्दे को गौण कर दिया गया। महंगाई कहां पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच रहे हैं, किसानों की मूलतः समस्या है कि उनके उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। दावे तो नहीं कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि एक कॉमन एजेंडे पे दोनों के दोनों, अगर आप दोनों के घोषणा पत्र को भी अगर देखें तो वो मुद्दे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कहीं ये नहीं है कि हम कम से कम समरसता के लिए दोनों दल मिलकर के काम करें। चलिए वैसे समय कम है, मैं जिक्र करना चाहूंगा वापस एक बार जोधपुर का, क्योंकि हॉट टॉपिक भी ये, लिहाजा कुछ इस तरह की हमारी स्थिति रही कि आज जोधपुर में, और चर्चा भी करना लाजमी था कि जोधपुर में ही प्रधानमंत्री रहे और जोधपुर जिला हम ले रहे हैं। यहां 3 विधानसभा सीट में, जैसे मैं हॉट सीट की बात करूं तो 2 सीट इस मायने में अब सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या वास्तव में तीसरी पीढ़ी राम सिंह विश्नोई, क्योंकि विश्नोई समाज के दिग्गज, उनकी भी तीसरी पीढ़ी, बेटा मलखान सिंह चुनाव जीते थे, भंवरी देवी केस में ही वो जेल के अंदर चले गए। उनका राम सिंह विश्नोई के पोते महेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं लूनी से, सामने जोगाराम पटेल हैं। जोगाराम पटेल एक सहज स्वभाव के और लंबे समय से वहां लूनी में राजनीति कर रहे हैं और उनका चौथा चुनाव है ये। इसी तरह से जैसे मैंने दिव्या का जिक्र किया था, वो परशुराम मदेरना जो राजनीति के दिग्गज रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, महत्वपूर्ण कद उनका रहा, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। उनकी पौत्री भी मैदान जंग में है, देखना होगा कि क्या स्थितियां बनती है। बाकी जैसे जो प्रत्याशी मैदान में हैं
कोई तीसरी बार लड़ रहा है, कोई चौथी बार लड़ रहा है, कोई पांचवी बार लड़ रहा है। सूर्यकांता व्यास 80 साल की हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है और एक बार फिर सूरसागर से ताल ठोक रही है। खैर चलिए, एक्चुअल तस्वीर कब आती है, क्या आती है, वो हमें 11 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जोधपुर हॉट क्यों है, जोधपुर की सरदारपुरा सबसे हॉट क्यों है, ये मैंने आपको समझाया। नरेंद्र मोदी किस तरह से पूरी सियासत में एक हॉट टॉपिक देके चले गए, अगर सोमवार की बात करें तो, और जवाब अशोक गहलोत ने किस तरह से दिया, तमाम पहलुओं को लेकर के हम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। और सत्ता का महासमर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।